कहाँ थी? बाहर किसके साथ? दोस्तों के साथ थी यार। शक ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान को लग जाए तो जान पर बनाती है। जी हाँ, 2 जुलाई 1995 इस रात एक ऐसा ही अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसा हत्याकांड जिसने अपराध की सारी सीमाएं लांघ दी। एक ऐसी किलिंग जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या गलती से भूल गए हैं, तो आज इस एपिसोड को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। केस है तंदूर मर्डर केस। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की नई सीरीज क्राइम सीन। इस सीरीज में हम आपको सुनाएंगे अपराध की वो कहानियां जिन्होंने महीनों तक लोगों की नींद उड़ा दी थी। नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों पति पत्नी कांग्रेस के नेता थे, काफी रेप्यूटेड और हाई प्रोफाइल लोग। सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की मकबूल करीम से दोस्ती पर आपत्ति जताई थी। मकबूल और नैना क्लासमेट्स और कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता थे। सुशील को नैना के मकबूल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का शक था। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील घर आया और नैना को फोन पर बात करते और शराब पीते देखा। सुशील को देखते ही नैना ने फोन काट दिया। बताया जाता है कि सुशील ने फोन रीडायल किया तो मकबूल दूसरी तरफ फोन पर था। गुस्से में आकर उसने नैना को गोली मार दी। अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/2A से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। पर सुशील शर्मा की गुस्से की आग इतनी भड़क चुकी थी कि वो बस नैना को गोली मारकर शांत नहीं हुई। नैना को मरने के बाद भी उस आग में जलना पड़ा। थोड़ा वक्त बीतता है। इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलिथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकालता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलिथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है, फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला आईटीओ पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका मिला नहीं था। पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच अपनी कार को रोक देता है। कार का इंजन बंद कर देता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा था डिक्की में रखी पॉलिथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंक देने का, लेकिन पुल पर अभी भी ट्रैफिक था, लोग लगातार आ जा रहे थे, इसीलिए उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलिथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलिथीन फेंकते हुए देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। कत्ल करने के बाद घबराया हुआ सुशील शव को बगिया नाम के एक रेस्टोरेंट में ले गया और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। रेस्टोरेंट में उस वक्त कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती बुझा दी जाती है, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अभी भी जल रहा था। अब जो होने वाला था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ होगा। तंदूर जली, पर ऐसी जली कभी ना भुलाई जा सकी। सुशील कार की डिक्की से पॉलिथीन बाहर निकालता है। पॉलिथीन में एक लाश थी, उसकी उसी धर्म पत्नी की लाश जिससे कभी उसने लव मैरिज की थी। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े कर देता है।
फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटे थे। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसीलिए दोनों ने लाश के टुकड़े कर तंदूर में डालना शुरू कर दिया। तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगे। तरीका काम कर जाता है, आग की लौ तेज हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनोरा की नजर पड़ जाती है। अनोरा को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, लिहाजा अनोरा चीख कर शोर मचाने लगती है। अनोरा की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनोरा के पास आती है और फिर रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटों को देख रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ती है। और इस तरह सामने आती है वहशीपन की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए एक खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मकबूल करीम को मिली। तब मकबूल करीम सामने आकर पहली बार एक खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भूना गया उसका नाम नैना साहनी है, सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी। वो मकबूल करीम था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। पुलिस ने केशव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुशील शर्मा भागने में कामयाब हो गया। लेकिन सुशील ने भी 10 जुलाई 1995 को आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में पीड़ित की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए एविडेंस का यूज करना पड़ा था। एलएचएमसी दिल्ली में पहला पोस्टमार्टम किया गया। ये और भी ज्यादा चौंका देने वाला था जब मौत का कारण बर्न इंजरीज बताया गया। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था, जिसे टीडी डोगरा की अध्यक्षता में 3 अलग अलग अस्पतालों के 3 डॉक्टर्स की एक टीम ने किया था। उन्होंने बताया कि सिर और गर्दन में 2 गोलियां लगी थी और मौत की वजह फायर आर्म इंजरीज को बताया गया। इसके साथ ही जांच का तरीका बदल दिया गया और असल कहानी सामने आ गई। कहीं ना कहीं इस केस ने सेकेंड ऑटोप्सी की इंपॉर्टेंस को भी समझा दिया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की और 27 जुलाई 1995 को एक सेशंस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। 7 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई गई और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को 7 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए उसकी मौत की सजा को कम कर दिया कि शर्मा ने अपनी पत्नी के शरीर को काटा नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना देसाई और रंजन गोगोई की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शर्मा की सजा को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि शर्मा का आपराधिक इतिहास नहीं था और थ्योरी ये थी कि ये समाज के खिलाफ अपराध नहीं है, ये आरोपी के अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण व्यक्तिगत संबंधों के कारण किया गया अपराध है। और फिर 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील शर्मा की तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए। अब यहाँ कौन गलत है कौन सही, किसकी कहानी सच्ची किसकी झूठी, ये आप तय कर लीजिए। फिलहाल क्राइम सीन के पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको 2 बहनों की दरिंदगी की वो कहानी सुनाएंगे जो शायद आपके रातों की नींद उड़ा देगी। देखते रहिए एबीपी लाइव।